Hello dear students, let us start with chapter number 14 that is assessment procedure. ये चैप्टर पूरा थियोरिटिकल चैप्टर है. इसके अंदर से जनरली थियरी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो 4-4 मार्क के थियरी क्वेश्चन है. जैसे जुलाई 21 एग्जाम 4 मार्क का एक क्वेश्चन और उसके अल्टरनेटिव में दूसरा 4 मार्क का क्वेश्चन, सेम चैप्टर. और 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि इसी चैप्टर में से वो लोग थियरी पूछते हैं. इजी है, प्रैक्टिकल है. चलो पढ़ते हैं थोड़ा. सबसे पहला सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम. एक बंदे को अपना रिटर्न ऑफ इनकम कब कंपलसरीली फाइल करना पड़ता है? सबसे पहले तो इफ यू आर अ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपलसरी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम. सेकंड, इफ यू आर एनी अदर पर्सन, आप कौन हो? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी. तो ये देखो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम प्लस कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिला के कितना होता है. ग्रॉस टोटल इनकम प्लस जो एग्जम्पशन आपने लिया है कैपिटल गेन चैप्टर का, वो ऐड करो. वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए. 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख जो भी है उससे ज्यादा होना चाहिए, तो रिटर्न भरना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरी सैलरी की इनकम है 1 लाख रुपया, मेरा कैपिटल गेन है 11 लाख, जिसके सामने मैंने पूरा सेक्शन 54 का एग्जम्पशन ले लिया है 11 लाख. तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो रही है? सिर्फ 1 लाख रुपया. ना रिटर्न फाइल करना है कि नहीं, ये देखने के लिए मुझे क्या देखने का? ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख प्लस एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन विच आई हैव क्लेम्ड 11 लाख. व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 12 लाख. क्या ये 2.5 लाख से ज्यादा है? हाँ है. तो मुझे कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. अच्छा, मान लो मैं यहां पे कहीं पे भी कवर नहीं होता, पर मैंने अपने करंट बैंक अकाउंट्स में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैश डिपॉजिट करवाया मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट करवाया इन करंट बैंक अकाउंट, तो भी मुझे कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. 1 करोड़ से ज्यादा. फिर अगर मैंने फॉरेन टूर ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलिंग का खर्चा किया, खुद का या फैमिली मेंबर्स का, 2 लाख रुपए से ज्यादा, सी एग्जैक्ट 2 लाख तक करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. 2 लाख से ज्यादा अगर फॉरेन एक्सपेंडिचर किया ट्रैवलिंग का, तो भी मुझे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा. मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, घर का या ऑफिस का, 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहा हूं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. मान लो मैं इसी किसी भी केसेस में कवर नहीं हूं, पर मैं एक RNOR हूं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और किसी दूसरी कंट्री में मेरे नाम की कोई असेट है या तो कोई फाइनेंशियल असेट है, तो भी मुझे इंडिया में कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. सवाल आता है कि रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, पर कौन सी ड्यू डेट तक? व्हाट इज द लास्ट डेट अप टू विच आई शुड फाइल द रिटर्न? ये देखो आप कौन हो. अगर आप एक ऐसे एसएससी हो जिसका ऑडिट होता है सेक्शन 92E के अंदर, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट, जो आप पढ़ोगे सीए फाइनल में, तो 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक रिटर्न फाइल कर दो. अगर आप एक ऐसे एसएससी हो विच इज अ कंपनी, चाहे ऑडिटेड हो कि नॉट ऑडिटेड हो, कंपलसरी 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. अगर आप दूसरे कोई भी एसएससी हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी जो सेक्शन 44AB में ऑडिटेड है या तो दूसरे किसी भी लॉ के अंदर ऑडिटेड है, तो भी 31 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट रहेगी. अगर आप किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, चाहे वर्किंग पार्टनर चाहे स्लीपिंग पार्टनर, जो पार्टनरशिप फर्म ऑडिटेड है, तो भी आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31 अक्टूबर तक. इन एनी अदर केस, यानी कि अगर आप सैलराइड हो, पेंशनर हो या नॉट ऑडिटेड बिजनेस हो, तो आपके लिए ड्यू डेट हो जाएगी 31 जुलाई. तो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर. व्हाट इफ ये ड्यू डेट के बाद मैं अपना रिटर्न फाइल कर सकता हूं? हाँ, ड्यू डेट के बाद रिटर्न तो फाइल कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है, बाद में देखते हैं. अगर तुमने ड्यू डेट के बाद अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया, तो जो टैक्स तुम रिटर्न ड्यू डेट के बाद भर रहे हो, उस टैक्स की अमाउंट पे तुम्हें भरना पड़ेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A. और जो रिटर्न ऑफ इनकम तुमने लेट फाइल किया, उसके लिए लगाएंगे हम लोग लेट फी अंडर सेक्शन 234F. नाउ रिमेंबर, अगर मान लो ड्यू डेट के पहले सारा टैक्स पे कर दिया, बस रिटर्न ड्यू डेट के बाद भर रहे हो, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो सिर्फ लेट फी लगेगी. पर अगर टैक्स भी तुमने ड्यू डेट के बाद भरा, रिटर्न भी ड्यू डेट के बाद भर रहे हो, तो इंटरेस्ट भी लगेगा, लेट फी भी लगेगी. अभी इंटरेस्ट कितना लगेगा? एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट. ड्यू डेट के बाद से जब तक रिटर्न फाइल करोगे तब तक हर एक महीने का 1%. और ये 1% किसका? तुम्हारा जो टैक्स की अमाउंट है ना, उसका. यानी मान लो मेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई,
3,000 रुपए का टैक्स भरना था 31 जुलाई तक, मैंने नहीं भरा, मैं भर रहा हूं नवंबर महीने में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने के हिसाब से 1% 3,000 रुपए पे इंटरेस्ट लग जाएगा 234A के अंदर। और रिटर्न भी मैंने कब फाइल किया? नवंबर में। लेट फी भी लगेगी 234F की। लेट फी कितनी लगेगी? उसके लिए ये देखो तुम्हारी टोटल इनकम कितनी है। अगर टोटल इनकम है 5 लाख रुपया या उससे कम, तो कभी भी रिटर्न फाइल करो 1,000 रुपए की लेट फी लगेगी। अगर टोटल इनकम है 5 लाख से ज्यादा, तो ये देखो रिटर्न कब तक फाइल किया, अप टू 31 दिसंबर, तो 5,000 की लेट फी। अगर 31 दिसंबर के बाद कर रहे हो, असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के बाद, तो 10,000 रुपए की पेनल्टी। यानी अगर मान लो मेरी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, मैं 31 दिसंबर के बाद फाइल कर रहा हूं, तो भी 1,000 रुपया ही पेनल्टी लगेगी। 5,000 या 10,000 तब आता है जब टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो। फिर क्या मैं जो 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट है उसके बाद अपना रिटर्न फाइल कर सकता हूं? जरूर कर सकते हो, जिसे बोला जाता है बिलेटेड रिटर्न। पर बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की भी तो एक ड्यू डेट होनी चाहिए। ये ड्यू डेट बताई गई है 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, दैट व्हाट इज द लास्ट डेट मैक्सिमम अप टू विच यू कैन फाइल द रिटर्न। कौन से दिन के बाद तुम रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे? तो वो ड्यू डेट है एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और असेसमेंट कंप्लीशन, जब स्क्रूटिनी का ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर पास करता है वो डेट, विच एवर इज अर्लियर। आप लोग जनरली ऐसा ही याद रखो तो चलेगा कि अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर मैक्सिमम यू कैन फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। सो फॉर एग्जांपल मैं प्रीवियस ईयर 2021 की बात कर रहा हूं, तो कौन सा लास्ट डे हो गया जब तक मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं? 31 मार्च 22, दैट इज द लास्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर। अच्छा, मान लो मैंने कोई रिटर्न फाइल किया ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के बाद, यानी 139(1) के अंदर या 139(4) के अंदर कोई रिटर्न ऑफ इनकम मैंने फाइल किया। फाइल करने के बाद मुझे लगा कि यार उसमें कोई एरर रह गई, कोई ओमिशन रह गया, कोई गलत स्टेटमेंट मैंने डाल दिया है उसके अंदर, तो क्या मैं अभी उसको करेक्ट कर सकता हूं? जी हां, जरूर कर सकते हो। इसे बोला जाता है रिवाइज रिटर्न। आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़े। रिवाइज रिटर्न मैक्सिमम कब तक फाइल कर सकते हो? अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर, द सेम ड्यू डेट। एक बार आपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया, वो आपके ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देगा और वो ऐसा ही माना जाएगा कि अब वो ओरिजिनल रिटर्न है। और आप रिवाइज रिटर्न चाहो उतनी बार रिवाइज कर सकते हो। यू कैन रिवाइज इट एन नंबर ऑफ टाइम। अच्छा, फिर आपको जब रिटर्न फाइल करना होता है तो रिटर्न के साथ कुछ डिटेल्स भी फाइल करनी होती है। फॉर एग्जांपल, एग्जम्प्ट इनकम कितनी है, फिर वो लोगों ने बोला कुछ प्रिस्क्राइब्ड असेट की डिटेल दो, वो भी फाइल करना पड़ेगा। आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है और जितने भी क्रेडिट कार्ड है उन सब की इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी। और आप जो भी एक्सपेंडिचर वो लोग पूछ रहे हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर अगर आपने किए हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। एज पर 139(6) आपको ये 4 चीजें एडिशनली डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम है, यू हैव पीजीबीपी इनकम, तो मैंने जो ऊपर 4 चीजें बताई वो तो डिटेल्स आप फाइल करोगे ही करोगे। उसके अलावा और 4 चीजें आपको फाइल करनी पड़ती है। पहला, अगर आप ऑडिटेड हो तो ऑडिटेड रिपोर्ट। दूसरा, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस और ब्रांचेस की डिटेल्स। फिर आप अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो आपके पार्टनर कौन कौन है वो डिटेल। और अगर आप खुद एक पार्टनर हो तो आप कौन सी फर्म में पार्टनर हो वो डिटेल। यानी अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम है तो ऊपर की 4 चीजों के अलावा आपको ये 4 चीजें भी गवर्नमेंट को फर्निश करनी पड़ेगी। मान लो मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया, फिर मुझे कोई एरर नहीं मिली पर असेसिंग ऑफिसर को उसमें कुछ डिफेक्ट दिखाई दी, तो क्या वो मुझे ऐसा इंटीमेशन दे सकता है कि काइंडली करेक्ट योर डिफेक्ट? यस। अगर असेसिंग ऑफिसर को मेरे रिटर्न में कोई डिफेक्ट दिखाई दी तो वो मुझे एक नोटिस भेजेगा कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी ये एरर करेक्ट कर दो, आप अपनी ये डिफेक्ट करेक्ट कर दो। 15 दिन से थोड़ा ज्यादा टाइम भी दे सकता है। मान लो मैंने 15 दिन के अंदर अंदर अपनी डिफेक्ट को करेक्ट कर दिया, वेरी गुड। मान लो 15 दिन के बाद किया, असेसिंग ऑफिसर कैन कॉन्डोन द डिले, वो उसे वैलिड मान सकता है। पर मान लो मैंने डिफेक्ट को करेक्ट ही नहीं किया तो वो सारे प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे जैसे कि मैंने अपना रिटर्न फाइल ही नहीं किया और मेरे रिटर्न को इनवैलिड माना जाएगा। असेसिंग ऑफिसर ऐसा कब बोल सकता है कि मेरा रिटर्न डिफेक्टिव है? अगर मैंने अपने रिटर्न में कोई एनेक्शर, स्टेटमेंट या कॉलम सही से फिलअप नहीं किए, या तो मैंने कंप्यूटेशन स्टेटमेंट अटैच नहीं किया, ऑडिट रिपोर्ट अटैच करना था वो नहीं किया,
कुछ अकाउंट्स वगैरह देने थे वो नहीं दिए, टैक्स भरा ऐसा प्रूफ देना था वो भी नहीं दिया, बैलेंस शीट P&L देना था वो भी नहीं दिया। अगर ये सारी चीजों में से कोई एक भी चीज मैंने सही से फाइल नहीं किया तो भी मेरे रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भरते हो या इनकम टैक्स के लिए कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपको अगर करना है, वो हर एक जगह पे आपको एक स्पेसिफिक नंबर कोट करना पड़ता है जो आपकी आइडेंटिटी होती है, विच इज परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। अब ये परमानेंट अकाउंट नंबर है ना, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो वंस इन अ लाइफ टाइम आपको लेना होता है। एक बार ले लिया तो पूरी जिंदगी तक वैलिड रहता है। कौन से लोगों को कंपलसरी है परमानेंट अकाउंट नंबर लेना? सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, कंपलसरी उनको असेसमेंट ईयर की 31 मई के पहले परमानेंट अकाउंट नंबर लेने का एप्लीकेशन कर देना पड़े। या तो कोई ऐसे लोग जिनका टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 5 लाख से ज्यादा है, उन्हें भी प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले ले लेना पड़े परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर अगर कोई ऐसा रेजिडेंट बंदा है जो इंडिविजुअल नहीं है, उसके अलावा कोई भी HUF फर्म, कंपनी, और आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हो जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, कहीं पे लोन लिया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पे शेयर इश्यू किया, 2.5 लाख से ज्यादा, कंपलसरी आपको 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर के पहले परमानेंट अकाउंट नंबर ले लेना पड़े। अगर आप पॉइंट 3 में कवर्ड किसी भी बंदे के ट्रस्टी, डायरेक्टर, कर्ता या तो मेंबर हो तो भी आपको कंपलसरी परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा अप टू 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। लास्ट, अगर आप ये 4 केसेस में से कहीं पे भी कवर नहीं होते हो, पर अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को चाहिए कि नहीं आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, तो वो आपको सुओ मोटो पैन अलॉट कर देगा, अपनी खुशी से आपको पैन अलॉट कर देगा। पर एक अमेंडमेंट है कि 1 सितंबर 19 के बाद जहां जहां पे उन्होंने परमानेंट अकाउंट नंबर को कंपलसरी बोला है, वो हर एक जगह पे इट इज टोटली ओके अगर आप परमानेंट अकाउंट नंबर ना दे के आधार नंबर दे देते हो, दैट इज टोटली ओके। 1 सितंबर 19 के बाद पैन कंपलसरी नहीं रहा, उसकी जगह पे आप आधार नंबर दे सकते हो। तो चलो थोड़ा आधार नंबर के बारे में समझ लेते हैं। सेक्शन 139AA कोटिंग आधार नंबर, 1 जुलाई 2017 के बाद आपके हर एक इनकम टैक्स रिटर्न में और हर एक पैन कार्ड एप्लीकेशन में कंपलसरी आपको आधार नंबर कोट करना पड़ेगा, कंपलसरी है वो। ये आधार नंबर अगर आपके पास नहीं है, फिर भी अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो उसमें जो एप्लीकेशन नंबर होता है एनरोलमेंट आईडी 28 डिजिट का, वो आपको कंपलसरी मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने आधार नंबर उसमें कोट नहीं किया तो ऐसा ही माना जाएगा कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर इनवैलिड है और उसे इनऑपरेटिव बोल दिया जाएगा आफ्टर द डेट नोटिफाइड बाय CBDT। 4 ऐसे लोग हैं जिनको आधार नंबर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 ऐसे लोग हैं। सबसे पहला, रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, आसाम एंड मेघालय, इट इज टोटली ओके इफ दे आर नॉट टेकिंग आधार नंबर। नॉन रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो कि नॉन रेजिडेंट है उनको भी कंपलसरी नहीं है आधार नंबर लेना। वेरी सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, इट इज टोटली ओके इफ दे आर नॉट टेकिंग आधार नंबर। नॉट अ इंडियन सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनके लिए भी कंपलसरी नहीं है अगर वो आधार नंबर नहीं लेते हैं, दैट इज टोटली ओके। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन है। 4 लोग जिनको आधार नंबर लेने की जरूरत नहीं है। पहला, रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय। दूसरा, नॉन रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तीसरा, वेरी सीनियर सिटीजन। एंड लास्ट, नॉट अ इंडियन सिटीजन। मान लो आपको अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है, पर आप CA को या किसी लीगल प्रैक्टिशनर को फीस पे करना नहीं चाहते, तो क्या कोई ऑप्शन है? यस, सेक्शन 139B, आप है ना टैक्स रिटर्न प्रिपेरर के पास जा सकते हो। TRP गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एरिया वाइज, और आप उसके पास से जब रिटर्न फाइल करवाने जाओगे आपको कोई फीस पे करनी नहीं है, गवर्नमेंट उन लोगों को कमीशन पे करेगा। पर ये जो टैक्स रिटर्न प्रिपेरर होता है ना, वो सिर्फ उन्हीं रेजिडेंट लोगों का रिटर्न फाइल कर सकता है जो नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल HUF है। यानी कि TRP किसी फर्म, कंपनी वगैरह का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। TRP नॉन रेजिडेंट लोगों का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। TRP किसी ऑडिटेड लोगों का रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएगा, सिर्फ नॉन ऑडिटेड रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF का रिटर्न फाइल कर पाएगा। ना कौन से लोग खुद TRP नहीं बन सकते? मान लो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है, तो कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो SBI का एम्प्लॉय है और TRP भी है, मैं उसके पास अपना रिटर्न फाइल करवाने नहीं जा सकता।
सो ऑफिसर ऑफ अ बैंक विथ विच असेसी हैज बैंक अकाउंट, उसके पास आप अपना रिटर्न नहीं फाइल करवाओगे। कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर है उसके पास भी रिटर्न फाइल नहीं करवाओगे। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी टीआरपी नहीं बन सकता। कोई एम्प्लॉय है, किसी भी एम्प्लॉयर के अंदर कोई एम्प्लॉय है वो भी खुद टीआरपी नहीं बन सकता। हाउएवर, अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो आप, या तो किसी ऐसे पर्सन के एम्प्लॉय हो जो ऑडिटेड है 44AB के अंदर, तो आप टीआरपी बन सकते हो। सो बेसिकली देयर मीनिंग इज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप टीआरपी नहीं बन पाओगे। अच्छा, सिर्फ वही टीआरपी आपका रिवाइज रिटर्न फाइल कर पाएगा जिसने आपका ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया हुआ है। टीआरपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर डिग्री है तो चलेगा, इंटर सीए सीए में हो तो भी चलेगा, आप टीआरपी बन सकते हो। So over here almost 90% of important topics of assessment procedure I have covered. Thank you so much.